गुड मॉर्निंग बच्चों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। हमारा मानव तंत्र चल रहा था और मानव तंत्र में हम पढ़ रहे थे उत्सर्जन तंत्र। तो हमने उत्सर्जन तंत्र के बारे में संरचना उसकी देख ली थी। आज हम पढ़ेंगे मूत्र निर्माण। मूत्र निर्माण किस प्रकार से होता है। तो हम पहले नेफ्रॉन की संरचना, मानव रक्ताणु की संरचना बता देते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, यहां पर मैंने डायग्राम बनाया है जिसमें मानव रक्ताणु की संरचना, नेफ्रॉन की संरचना दिखाई गई है। ये बोमेन संपुट होता है। यहां पर बोमेन संपुट में धमनी प्रवेश करती है जिसे हम अभिवाही धमनी कहते हैं। अभिवाही धमनी आगे पतली पतली केशिकाओं में विभाजित हो जाती है और केशिकाओं का गुच्छा बनाती है। इस गुच्छे को हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। ये ग्लोमेरुलस बोमेन संपुट कप जैसी आकृति, ये कप जैसी आकृति आपको दिखाई दे रही होगी, इस कप जैसी आकृति में स्थित होता है। रक्त वृक्क के अंदर, किडनी के अंदर प्रवेश करता रहता है और किडनी से प्रवेश कर कर जो लेकर आती है किडनी में, वृक्क धमनी लेके आती है और वृक्क धमनी आगे जाके बहुत सारी धमनिकाओं में विभाजित हो जाती है और वही धमनिका है अभिवाही धमनी। यह अभिवाही धमनी आगे जाके बहुत सारी केशिकाओं में विभक्त होती है और केशिकाओं का गुच्छा बनाती है जिसे हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। अवशिष्ट, जिसमें अपशिष्ट हैं, अपशिष्ट युक्त रक्त अभिवाही धमनी से इन केशिकाओं के गुच्छों में आता है, ग्लोमेरुलस में आता है। ग्लोमेरुलस में रक्त का दाब बहुत ज्यादा होता है। रक्त का दाब अधिक होने के कारण इस केशिका गुच्छ के अंदर ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लवण और अन्य पदार्थ छन जाते हैं और छनकर इस बोमेन संपुट में रह जाते हैं। लेकिन रक्त की कोशिकाएं और प्लाज्मा प्रोटीन नहीं छनता क्योंकि वो आकार में बड़े होते हैं, वो रक्त में ही रह जाते हैं। तो बोमेन संपुट के अंदर ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण और अन्य पोषक तत्व रह जाते हैं और अब ये छनित जो फिल्ट्रेशन होता है, इसका जो निस्पंदन होता है, इसका छनित आगे समीपस्थ नलिका से होता हुआ, अवरोही भुजा से होता हुआ, हेनले पास से होता हुआ आरोही भुजा दूरस्थ नलिका से गुजरता है। यहां पर इन नलिका के अंदर जो समीपस्थ नलिका है, अवरोही भुजा है, हेनले पाश है, आरोही भुजा है, दूरस्थ नलिका है, इनको मिला के वृक्क नलिका कहा जाता है। और इस वृक्क नलिका में एपिथेलियल कोशिकाएं या घनाकार कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये घनाकार कोशिकाएं जो छनित आता है उसमें से ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण में जैसे पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और अन्य पोषक तत्वों का यहां पर इन नलिका के अंदर एपिथेलियल कोशिकाओं द्वारा अवशोषण हो जाता है और अवशोषण होने की क्रिया को हम पुनः अवशोषण कहते हैं। पुनः अवशोषण, पुनः अवशोषण होने के बाद यह रक्त वापस रक्त के अंदर पुनः अवशोषण हो गया। ये किसका? ग्लूकोज का, अमीनो अम्ल का, लवणों का, अन्य पोषक तत्वों का यहां पर एपिथेलियल कोशिकाओं में, जो कि वृक्क नलिका की कोशिकाएं, उनमें अवशोषण हो गया और इस क्रिया को हमने पुनः अवशोषण कहा। पुनः अवशोषण होने के बाद ये सारे पदार्थ वापस रक्त में प्रेषित कर दिए जाते हैं और रक्त में प्रेषित होने के बाद वापस से ये वृक्क शिरा द्वारा हृदय के अंदर चले जाते हैं बच्चों। लेकिन यूरिया का अवशोषण वापस से नहीं होता। पुनः यूरिया का अवशोषण यहां पर वृक्क नलिका के अंदर नहीं होता और यूरिया यहां पर रह जाता है। यूरिया रहने के बाद जल के साथ, जल की कुछ मात्रा के साथ मूत्र का निर्माण करता है। यह मूत्र संग्रहण नलिका में जाता है। संग्रहण नलिका में मूत्र इस प्रकार से एकत्रित हो जाता है। तो यहां पर हमने ये वृक्काणु की संरचना बताई है और किस तरीके से वृक्क नलिका में मूत्र का निर्माण होता है वो बताया बच्चों। अगर हम देखें तो मूत्र निर्माण के 3 चरण हैं बच्चों। अभी अभी हमने जैसा कि बताया 3 चरण थे। गुच्छीय निस्पंदन,
गुच्छीय निस्पंदन क्या था बच्चों? यहां पर ग्लोमेरुलस में छाना गया था रक्त को, तो इसे हमने कहा गुच्छीय निस्पंदन। निस्पंदन के बाद जो क्षनित है आगे वो वृक्क नलिका में जाता है, और यहां वृक्क नलिका में अभी अभी मैंने आपको बताया बच्चों, पुनः अवशोषण होता है, और पुनः अवशोषण के बाद फिर उसे एकत्रित कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से मूत्र निर्माण की क्रिया संपन्न होती है। तो बच्चों अब हम इसे डिटेल में लिखेंगे और समझाएंगे वापस से आपको। देखिए, बना लीजिए चित्र और लिख लीजिए। अब बच्चों मूत्र निर्माण के जो 3 चरण हैं उनको हम एक एक करके लेकर चलते हैं। पहला चरण है बच्चों हमारा, मूत्र निर्माण की प्रक्रिया समझा रहे हैं हम आपको। और पहला चरण है हमारा गुच्छीय निस्पंदन, फिल्ट्रेशन। रक्त, कौन सा रक्त? अपशिष्ट युक्त। और अपशिष्ट में कौन है? नाइट्रोजनी पदार्थ, यूरिया और अन्य पदार्थ। रक्त जो कि अपशिष्ट युक्त है, रक्त वृक्क धमनी द्वारा वृक्क में, नेफ्रॉन में, किडनी में, यानी कि वृक्क में प्रवेश करता है। रक्त अपशिष्ट युक्त रक्त वृक्क धमनी द्वारा वृक्क में प्रवेश करता है। वृक्क धमनी धमनिकाओं में जिन्हें आर्टरियोल्स बोलेंगे बच्चों, धमनिकाओं आर्टरियोल्स में विभाजित हो जाती है। इन धमनिकाओं में एक धमनी होती है अभिवाही धमनी, या धमनिका भी बोल सकते हैं इसे, क्योंकि ये धमनी का छोटा रूप हो गया। तो अभिवाही धमनी बोमन संपुट में प्रवेश करती है। और बोमन संपुट कैसी है? कप जैसी संरचना। अभिवाही धमनी बोमन संपुट में प्रवेश करती है। अपशिष्ट युक्त रक्त था, वृक्क धमनी के द्वारा वृक्क में, किडनी में आया, और वृक्क धमनी छोटी छोटी धमनिकाओं में विभाजित होती है, और उनमें से एक धमनी है अभिवाही धमनी, और ये प्रवेश करती है बोमन संपुट में। बोमन संपुट में अभिवाही धमनी बोमन संपुट में, अभी आपको समझाया था बच्चों, याद कीजिए। अभिवाही धमनी बोमन संपुट में पतली केशिकाओं का गुच्छा बनाती है। केशिकाओं का गुच्छा बनाती हैं, जिसे
ग्लोमेरुलस, जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। ठीक है बच्चों, अभिवाही धमनी बोमन संपुट में प्रवेश कर जाएगी और प्रवेश करने के बाद पतली पतली केशिकाएं पतली पतली नलियों में विभक्त हो जाती है और गुच्छा बनाती है और इस गुच्छे को ग्लोमेरुलस कहते हैं। अब गुच्छा जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं, यहां पर रक्त का दाब बहुत अधिक होता है और रक्त का दाब अधिक होने के कारण रक्त के जो छोटे पदार्थ हैं, जो छोटे कण हैं, जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, यूरिया, अन्य पोषक पदार्थ, वो छन जाते हैं और कहां एकत्रित हो जाते हैं? बोमन संपुट में। तो देखिए बच्चों आगे गुच्छे निस्पंदन बता रहे हैं हम और गुच्छे निस्पंदन के 4 बिंदु हम बता चुके हैं। पांचवा बिंदु, ग्लोमेरुलस में रक्त दाब अधिक होने के कारण, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, रक्त का दाब बहुत ज्यादा होता है, रक्त दाब अधिक होने के कारण रक्त से ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, यूरिया एवं अन्य पदार्थ छनकर बोमन संपुट में एकत्रित हो जाते हैं। देखिए बच्चों, ग्लोमेरुलस में रक्त का दाब बहुत ज्यादा होता है और बहुत ज्यादा होने के कारण रक्त से ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, यूरिया और अन्य पदार्थ छनकर बोमन संपुट में तरल के रूप में एकत्रित हो जाते हैं और ब्लड की जो ब्लड सेल्स होती हैं और प्लाज्मा प्रोटीन होता है वो ब्लड में ही रह जाता है। बाकी ये सब पदार्थ छनकर कहां आ जाते हैं? तरल के रूप में बोमन संपुट के अंदर आ जाते हैं। अब ये तरल बोमन संपुट में आ गए हैं, उसके बाद देखिए नेक्स्ट, बोमन संपुट में आने के बाद जो तरल बनता है उसको हम निस्पंदन कहेंगे। तो अब छनित तरल जो छना हुआ है, ये छनित तरल जिसको निस्पंदन कहेंगे, छनित तरल ब्रैकेट में लिख देते हैं हम निस्पंदन, वृक्क नलिका में जाता है, वृक्क नलिका में जाता है। बच्चों, बोमन संपुट के अंदर 1000 से 1200 ml, 1000 से 1200 ml रक्त प्रति मिनट, 1000 से 1200 ml रक्त प्रति मिनट, यानी कि 1 मिनट में 1000 से 1200 ml रक्त छनता है। कहां पर? बोमन संपुट के अंदर। और ये छना हुआ रक्त छनित तरल होता है। इस छनित तरल को हम निस्पंदन कहते हैं और ये निस्पंदन अब वृक्क नलिका में जाता है। तो यहां तक 6 पॉइंट्स तक हमारा होता है गुच्छीय निस्पंदन, गुच्छीय निस्पंदन, जो कि कहां पर होता है? गुच्छे में होता है। और वो गुच्छा कौन सा होता है? ग्लोमेरुलस। आगे देखिए बच्चों,
ये छनने के बाद अब कहां चला गया? वृक्क नलिका में चला गया। और वृक्क नलिका में क्या पाई जाती हैं? घनाकार उपकला कोशिकाएं या एपिथेलियल कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो वृक्क उपस्थित घनाकार उपकला कोशिकाएं इस छनित तरल से, इस छनित तरल से, जो छना हुआ तरल है उससे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, व लवण, लवण में सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम लवण तथा अन्य पोषक तत्वों का अवशोषण करती हैं, अवशोषण करती हैं। देखिए बच्चों, ये छना हुआ छनित, ये छना हुआ छनित कहां पर आ गया बच्चों? ये छनित आ गया है वृक्क नलिका में, और यहां वृक्क नलिका के अंदर घनाकार उपकला कोशिकाएं हैं। ये घनाकार उपकला कोशिकाएं अमीनो अम्ल, ग्लूकोज, लवण तथा अन्य पोषक तत्वों का अवशोषण करती हैं, और अवशोषण करने के बाद इन सभी को कहां पर भेजती हैं? वापस रक्त को प्रेषित करती हैं। अवशोषित करके अवशोषण करती हैं तथा इन्हें रक्त को प्रेषित करती हैं। और इस क्रिया को, ये जो 7वां नंबर शुरू हो रहा है, इस क्रिया को हम कहते हैं पुनः अवशोषण। दूसरा बिंदु था ना हमारा, मेन 3 बिंदु थे, चरण 3 चरण थे, तो दूसरा चरण आता है हमारा बच्चों पुनः अवशोषण। तो ये हमारा दूसरा चरण चल रहा है। और दूसरे चरण में क्या हुआ कि वृक्क नलिका में जो घनाकार उपकला कोशिकाएं हैं वो छनित तरल से ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण और अन्य पोषक तत्वों का अवशोषण करती हैं और इन्हें पुनः रक्त को प्रेषित करती हैं। यह रक्त स्वच्छ हो जाता है और वृक्क शिरा द्वारा हृदय को भेज दिया जाता है। अब कहां भेज दिया इसे? हृदय में। किसको? जो वापस से अवशोषित किया था। छनित में से क्या क्या अवशोषित किए थे? ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण, अन्य पोषक तत्व, इन सभी को वापस से रक्त में डाल दिया। और रक्त में डालने के बाद ये रक्त जिसमें ये सारी चीजें आ गई हैं और अपशिष्ट कहां रह गए हैं? वृक्क नलिका में। ऐसा शुद्ध स्वच्छ रक्त कहां चला जाता है? वृक्क शिरा द्वारा वापस हृदय में चला जाता है। अब वृक्क नलिका में क्या बचा रह जाता है बच्चों? वृक्क नलिका में यूरिया बचा रह जाता है, क्योंकि यूरिया का पुनः अवशोषण नहीं होता। तो जल और कुछ अन्य अवशिष्ट पदार्थ और यूरिया वृक्क नलिका में रह जाते हैं। तीसरा बिंदु आता है हमारा स्त्रवण। और स्त्रवण में स्त्रवण
स्त्रवण अभी हम बताते हैं बच्चों। ब्रेक का टाइम हो चला है, तो ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं बच्चों। हमारा नेक्स्ट टॉपिक चल रहा था स्त्रवण, और स्त्रवण में नेक्स्ट देखते हैं बच्चों कि अब तरल जो बच गया, शेष तरल में यूरिया व अन्य अपशिष्ट रह जाते हैं, जिनका पुनः अवशोषण नहीं होता। जिनका पुनः अवशोषण नहीं होता वो शेष तरल में रह जाते हैं, और उस तरल के अंदर यूरिया और अन्य अपशिष्ट पदार्थ भी होते हैं, और इस तरल को अब हम कहेंगे मूत्र। तो इस तरल को मूत्र कहते हैं, और यह आगे संग्रहण नलिका में, मूत्र संग्रहण नलिका में एकत्रित हो जाता है, संग्रह करती है। तो अब मूत्र कहां एकत्रित हो गया बच्चों? संग्रहण नलिका में। संग्रहण नलिका में एकत्रित होने के बाद बच्चों यह मूत्र वाहिनी द्वारा मूत्राशय को प्रेषित कर दिया जाएगा। मूत्राशय में मूत्र एकत्रित होता जाएगा, और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र इसकी सूचना मूत्राशय को देगी, और मूत्राशय संकुचन होगा मूत्राशय के अंदर। संकुचन के बाद मूत्राशय अवरोधनी वो शिथिल पड़ जाती है, और इस प्रकार से मूत्र का निष्कासन हो जाता है, और इस तरीके से हमारा उत्सर्जन कंप्लीट होता है, और इस प्रकार से अपशिष्ट पदार्थों का वृक्क के द्वारा उत्सर्जन किया जाता है। अब बच्चों हमने आपको लिखकर बोर्ड पे समझा दिया है। अब हम आपको एक वीडियो दिखाकर इसको पूरा समझाएंगे, और आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा बच्चों। तो अभी हम आपके सामने एक वीडियो दिखाते हैं, और उसको आप ढंग से देखेंगे पूरे को और समझेंगे बच्चों। तो अब हम दिखाते हैं आपको बच्चों। उत्सर्जन अंग किडनी होता है। किडनी अर्थात वृक्क हमारे शरीर का, मानव शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग किडनी है। किडनी ब्लड सर्कुलेशन से निकले वेस्ट मटेरियल को हटाने और ब्लड में प्रेजेंट आवश्यक पोषक तत्वों को बनाए रखने में मदद करता है। अर्थात किडनी जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको हमारे शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है। हमारा किडनी सेम के बीज के आकार का होता है। किडनी एक वयस्क मनुष्य में
प्रत्येक किडनी 4 से 5 इंच लंबा, 2 इंच चौड़ा और करीब करीब 1.5 इंच मोटा अर्थात 1.5 इंच मोटा होता है। इसका वेट लगभग 140 ग्राम होता है। किडनी का वजन 140 ग्राम होता है। अगर हम किडनी को लंबाई में देखें तो हम देखते हैं कि किडनी का बाहरी हिस्सा पतला होता है जिसे कॉर्टेक्स कहते हैं और भीतरी भाग मोटा होता है जो कि 2/3 भाग बनाता है और उसे हम मेडुला कहते हैं। मेडुला कोन की आकृति जैसा दिखाई देता है जिन्हें हम पिरामिड्स कहते हैं। प्रत्येक किडनी में माइक्रोट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं जिन्हें वृक्क या नेफ्रॉन कहते हैं। ये नेफ्रॉन ब्लड के फिल्ट्रेशन का काम करते हैं अर्थात रक्त को छानते हैं। नेफ्रॉन्स का मुख्य कार्य रक्त से अपशिष्ट पदार्थों को छानने का काम है। नेफ्रॉन किडनी की फंक्शनल यूनिट होती है अर्थात क्रियात्मक इकाई है। नेफ्रॉन को उत्सर्जन इकाई एक्सक्रीटरी यूनिट्स भी कहा जाता है। अगर हम किडनी की इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करें और इसके कार्य के बारे में बात करें तो हम देखते हैं बच्चों कि हमारे हृदय से निकलने वाली महाधमनी से वृक्क धमनी वृक्क के अंदर प्रवेश करती है। वृक्क के अंदर प्रवेश करने के बाद ये सभी नेफ्रॉन्स में जाती है और पतली पतली केशिकाओं के रूप में ये धमनियां विभक्त हो जाती हैं जिन्हें हम धमनिका या आर्टरियोल्स कहते हैं। जिनमें से एफरेंट आर्टरियोल अभिवाही धमनी बोमेन संपुट में बोमेन कैप्सूल में प्रवेश करती है और वहां पतली पतली केशिकाओं में विभाजित हो जाती है और विभाजित होने के बाद केशिकाओं का गुच्छा बनाती है। इस केशिकाओं के गुच्छे को ग्लोमेरुलस कहा जाता है। इस ग्लोमेरुलस में रक्त का दाब बहुत अधिक होता है। अत्यधिक रक्त दाब के कारण ही रक्त में पाए जाने वाले वाटर, ग्लूकोज, मिनरल्स तो छन जाते हैं, लेकिन ब्लड सेल्स जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा में पाए जाने वाला प्लाज्मा प्रोटीन नहीं छन पाता और ये ब्लड में ही रह जाते हैं। ब्लड में प्लेटलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी रह जाते हैं। इसके बाद बोमेन संपुट में ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, यूरिया और अन्य पदार्थ रह जाते हैं और ये तरल आगे वृक्क नलिका में जाते हैं। वृक्क नलिका में इन पदार्थों का पुनः अवशोषण हो जाता है। वृक्क नलिका में एपिथेलियल कोशिकाएं पाई जाती हैं जो रक्त में उपयोगी आवश्यक पोषक पदार्थों का पुनः अवशोषण कर लेते हैं। तो अधिक जैसे कि ग्लूकोज, इनका पुनः अवशोषण कर लिया जाता है और यह प्रक्रिया रीएब्जॉर्प्शन कहलाती है। रीएब्जॉर्प्शन के बाद ग्लूकोज और अन्य पोषक तत्वों का अवशोषण तो हो जाता है, लेकिन यूरिया का अवशोषण नहीं हो पाता, अतः वह वृक्क नलिका में ही रह जाते हैं। वृक्क नलिका से आगे तरल, जो कि अपशिष्ट तरल है, वह कलेक्टिंग डक्ट संग्रहण नलिका में जाता है और संग्रहण नलिका में जाने के बाद मूत्र का निर्माण होता है। यह तरल
जो कि मूत्र कहलाता है वह आगे मूत्र वाहिनी में जाता है। मूत्र वाहिनी से आगे मूत्राशय में पहुंचता है। अगर हम देखें तो दोनों किडनी से दो मूत्र वाहिनियां निकलती हैं। रीनल पेल्विस से एक लंबी और सक्रिय वाहिनी निकलती है जिसे हम यूरेटर और मूत्र वाहिनी कहते हैं। दोनों ओर की मूत्र वाहिनी यूरिनरी ब्लैडर में खुलती है। मूत्र का रंग पीला होता है। पीला होने का कारण है हीमोग्लोबिन का डिकम्पोजिशन, और डिकम्पोजिशन के कारण यूरोक्रोम नामक पिगमेंट बनता है। हीमोग्लोबिन के डिकम्पोजिशन के कारण यूरोक्रोम बनता है। इसी कारण से मूत्र का रंग पीला होता है। मूत्र अर्थात यूरिन का पीएच का मान 6 होता है, अर्थात मूत्र कुछ अम्लीय होता है। एक सामान्य व्यक्ति के यूरिन में जल 96%, यूरिया 2%, प्रोटीन, वसा और शुगर 1.3%, यूरिक अम्ल 0.5% होती है, जो कि अत्यधिक कम मात्रा में पाए जाते हैं। इस प्रकार से किडनी ब्लड का शुद्धिकरण करती है, तो ब्लड के इस शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। बच्चों, आगे हम देखते हैं किडनी के कार्य, वृक्क के कार्य। अगर हम किडनी के वृक्क के कार्यों की बात करें तो बच्चों, किडनी का मुख्य कार्य रक्त से अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करना है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी के द्वारा बन रहे टॉक्सिक को यूरिन के रूप में बाहर निकालती है किडनी, यानी कि यूरिन के रूप में टॉक्सिक को शरीर से बाहर निकाला जाता है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी ब्लड में प्रेजेंट हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन, H आयन कंसंट्रेशन होती है जो ब्लड के अंदर, उनका कंट्रोल करता है वृक्क। ब्लड के ऑस्मोटिक प्रेशर और उसकी मात्रा को भी कंट्रोल करता है ब्लड, अर्थात परासरण दाब और उसकी मात्रा को नियंत्रित करता है वृक्क। किडनी ब्लड और टिश्यू के बीच में जल और लवणों अर्थात वाटर और साल्ट्स की मात्रा को मेंटेन करके ब्लड का प्रेशर नियंत्रित करती है, अर्थात ब्लड प्रेशर को बनाए रखने का काम करती है किडनी। इसके अलावा जो भी टॉक्सिक पदार्थ होते हैं और जो हम एक्सेस में मेडिसिन ले लेते हैं, उनको भी उत्सर्जन की क्रिया द्वारा किडनी के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो बच्चों, अभी आपने उत्सर्जन की ये वीडियो देखी और पूरा पढ़ाया हुआ इसी के अंदर था, और अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा उत्सर्जन तंत्र के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम आपसे मिलते हैं।